हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब राजस्थान पर। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 हमारा राजस्थान की जो बुक है उसको लेकर बिल्कुल 6 अध्याय हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका 7वां अध्याय, ठीक है, जल संसाधन एवं संरक्षण। बिल्कुल, जैसे आप राजस्थान सरकार की कोई भी वैकेंसी की अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये जो 6 से 10th की बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जैसे वर्तमान में बीएसटीसी चल रहा है, आरएस भर्ती चल रही है, कोई सी भी भर्ती हो, जैसे राजस्थान पुलिस हो गई, एसआई हो गई, जो भी है वो सारे बिल्कुल जो राजस्थान जी के क्वेश्चन है वो यहाँ से वो पुटअप होते हैं, ठीक है। जैसे आज हम बात करने वाले हैं जल संसाधन एवं संरक्षण। तो बिल्कुल शुरू करते हैं आज का पाठ। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक, घरेलू, यानी कि मोटी मोटी भूमिका बनाई हुई है, ठीक है। जैसे आप नदियों, बांध, नहरें, कुएँ आदि से, नलकूप आदि से आप हम बिल्कुल जल है वो प्राप्त करते हैं। बिल्कुल बात करते हैं अफवाह तंत्र को लेकर। बिल्कुल अपना मेन मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता है। अफवाह तंत्र क्या होता है? यानी कि धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को ही अफवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। बिल्कुल एक मोटी नदी होगी, उसकी सहायक नदियाँ होगी, इस प्रकार सारी जो धरातलीय बनावट बनती है उसको अफवाह तंत्र कहते हैं। दो अफवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में क्या है, अरावली है, अरावली से दोनों दिशाओं से क्या है निकलती है, नदियाँ निकलती है। तो बिल्कुल अरावली क्या है, एक राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। यह भी जाने में लिखा है कि ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें सहायक नदियां कहते हैं। बिल्कुल सहायक नदियां भी आपको कहीं पूछ लें कि सहायक नदी क्या होती है, तो जो छोटी नदियां होती है और कहीं ना कहीं आगे जाके वो बड़ी नदी में मिलती है। राजस्थान के अफवाह तंत्र की बात करते हैं, ठीक है। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, ठीक है। दूसरा अरावली पर्वत से बात करते हैं, दूसरा अरब सागर का अफवाह तंत्र और तीसरा आंतरिक प्रवाह तंत्र का भी। पहले पढ़ते हैं हम बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती है, ठीक है। तो अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली जैसे बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा में मिलती है और अंत में गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है वो कहते हैं, ठीक है। जैसे अरावली पर्वतमाला से पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ कौन सी है, बनास है, यानी जो भी अरावली पर्वतमाला के पूर्व दिशा से निकलती है वो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का हिस्सा है। आगे बात करते हैं अरब सागर का अफवाह तंत्र। तो अरब सागर का कौन सा है, अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाती है। जैसे माही नदी हो गई, लूणी नदी हुई, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अफवाह तंत्र है वो कहते हैं। फिर तीसरा आता है कि आंतरिक प्रवाह की अफवाह तंत्र। जो आंतरिक अफवाह तंत्र यानी कि जो नदी, ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है या किसी झील में मिल जाती है तो इसे आंतरिक या भूमिगत अफवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। यानी कि जो किसी सागर या महासागर में नहीं मिलती है उसको आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है वो कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल राजस्थान में बहने वाली जैसे घग्गर नदी हो गई, घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियाँ वो आंतरिक अफवाह तंत्र की क्या है, उदाहरण है। अब बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों की। बिल्कुल जो मेन मेन नदियाँ हैं उनसे ही सीधा क्वेश्चन बनता है तो वही पढ़ने वाले हैं हम और वही इस पार्ट के माध्यम से हमें बताया गया। जैसे राजस्थान की पहली नदी हम पढ़ रहे हैं चंबल। तो बिल्कुल चंबल नदी है वो, इसका उद्गम कहाँ से होता है तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। ये राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है, यानी कि ये साल भर है वो बिल्कुल ये नदी बहती है, यानी कि इसका पानी है वो कभी नहीं सूखता और ये मध्य प्रदेश से निकलती है विंध्याचल पर्वत से, ठीक है। और राजस्थान में ये नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बेंसरोडगढ़ से ये प्रवेश कर फिर कोटा में जाती है, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो भाई कई बार पूछ ले कि राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, तो बेंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में जगह है वहाँ से ये राजस्थान में बिल्कुल प्रवेश करती है। और इस पर चूलिया जलप्रपात भी बना हुआ है जैसे वहाँ पर बिल्कुल चित्तौड़गढ़ के अंदर, वो भी कई बार पूछ लिया जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों को। तो बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि ही राजस्थान का आदि क्या है इसकी पहली तो बात सहायक नदी है। और जो राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा है वो इस नदी के किनारे बसा है। तो बिल्कुल ये कोटा शहर के बीच में से ये नदी है वो गुजरती है और इसके किनारे ही कोटा शहर बसा हुआ है। आगे मैं बात करूँ बनास नदी को लेकर। बनास नदी राजसमंद जिले में कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियाँ।
राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से वो बनास नदी का क्या होता है, उद्गम या जन्म होता है। ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाईमाधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। तो पूछ ले कहाँ पर मिलती है चंबल में, तो रामेश्वर नदी है कहाँ पर, नहीं, रामेश्वर जो जगह है कहाँ पर, सवाईमाधोपुर में, वहाँ जाकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। उससे पहले ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक जिलों में वो बहती है और लास्ट में सवाईमाधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। ये एक मौसमी नदी है, यानी कि जैसे बारिश का मौसम आता तब ये नदी है प्रभावित होती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी। वैसे पूछे तो आपको चंबल बताना, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो अपनी बिल्कुल बनास नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर, कहीं पर लंबाई भी पूछ ले आपको ध्यान में होना चाहिए, 480 किलोमीटर है वो बनास नदी की लंबाई है। टोंक में सवाईमाधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर बसे। नगर पूछे तो आपको टोंक और सवाईमाधोपुर याद में रखना है। और बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ भी आपको ध्यान में रखनी है, जैसे मैनाल, कोठारी, बेडच, खारी आदि है वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब बात करूँ मैं आगे, तो अगली नदी है अपनी लूणी नदी। लूणी नदी बिल्कुल जो अरब सागर के जो अपना प्रवाह है उसका भाग है। जैसे अपने ऊपर पट्टी चंबल और बनास वो तो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है, लेकिन लूणी नदी है वो जो अपनी अरब सागर का जो प्रवाह क्षेत्र है उसका भाग है, वो लूणी नदी है। लूणी नदी अजमेर जिले में जो गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। बिल्कुल जो अजमेर जिले से ही प्रवाहित होती है। पूछ ले भाई लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गोविंदगढ़ अजमेर से। अजमेर के बाद में ये नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद ये नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है, गुजरात में है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद जल खारा हो जाता है। तो बिल्कुल एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जल है वो आधी दूर जो है मीठा रहता है और आधी जगह क्या रहता है, खारा रहता है। तो बिल्कुल ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्पेशली कहाँ से होता है, तो बालोतरा तक ये नदी क्या है, इसका जल मीठा रहता है और बालोतरा से बाद इसका जो जल है वो खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में बात करूँ तो जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया, ये आदि इसकी क्या है, सहायक नदियाँ। ठीक है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अभी हम लूणी के बारे में पढ़ रहे हैं तो लूणी की सहायक नदियों के रूप में आपको याद रखना है कि कौन कौन सी है। आगे हम पढ़ने वाले हैं माही नदी। बिल्कुल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। बिल्कुल यह भी कहाँ से, मध्य प्रदेश से ही प्रवाहित होती है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी भी अपने गुजरात में जो अरब सागर का ही हिस्सा है। तो ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से जिलों में यह नदी बहती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं सोम और जाखम। बिल्कुल सोम, माही और जाखम पर त्रिवेणी संगम, बेणेश्वर जो बांसवाड़ा है वहाँ पर बनता है। लेकिन आपको सहायक नदियाँ मुख्यतः पूछे तो सोम और जाखम बताना है। आगे मैं बात करूँ बाणगंगा को लेकर। बाणगंगा नदी, इस नदी का उद्गम होता है जयपुर जिले में स्थित अरावली की जो बहराट की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से वो इसका उद्गम होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में जो गनापक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल भरतपुर का जो गनापक्षी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से ये नदी प्रवाहित होती है, नम भूमि का निर्माण करती है और इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि महाभारत काल में अर्जुन और उनके भाई बेरहाट जो अपने जयपुर में है वहाँ पर अज्ञातवास के टाइम रहे थे। तो उस टाइम है वो अर्जुन ने तीर से कहते हैं कि इस नदी का है वो बिल्कुल निर्माण है वो किया था, यानी कि जहाँ उन्होंने तीर मारा वहाँ से इस नदी का उद्गम हुआ था, इसलिए इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। आगे मैं बात करूँ घग्गर नदी को लेकर, तो इस अंत्य प्रवाही नदी, यानी कि अभी तक हमने पढ़ रहे थे वो बंगाल की और जो अपने अरब सागर है उनका भाग थी। अब की बार पढ़ रहे हैं अंत्य प्रवाही नदी, जो मुख्यतः घग्गर है वो सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम वैसे हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है और उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। बिल्कुल प्रवेश कहाँ से करती है, तो हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ जिला, और इसका भूमिगत कहाँ पर हो जाता है, श्री गंगानगर। इस नदी का प्राचीन नाम क्या था, सरस्वती नदी। संरक्षी का अवशेष तथा सहायक नदी माना जाता है, यानी प्राचीन समय में जैसे जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता उस टाइम यहाँ पर सरस्वती नदी है वो बहा करती थी। कहा जाता है कि यही भी उसी के मार्ग पर है वो वर्तमान में बहती है। और बिल्कुल जब ये इसमें बाढ़ आती है तो ये पाकिस्तान तक भी चली जाती है, लेकिन विशेषतः ये श्री गंगानगर तक ही विलुप्त हो जाती है। अब बात करते हैं आगे।
आगे हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान उच्चावच एवं उपा तंत्र को बिल्कुल आप मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे मुख्य मुख्य नदियों के बारे में यहाँ बताया गया है, इससे आप समझ सकते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर भी आप देख सकते हैं। ये जैसे ऊपर वाला पार्ट है ये 900, जैसे ये मुख्यतः माउंट आबू हो गया। लगभग बहुत कम जगह है हमारे राजस्थान में जो 900 मीटर से ऊंची है। तो इसको लेकर ये मानचित्र है, मानचित्र के आधार पर भी आप समझ सकते हैं नदियों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आगे राजस्थान की प्रमुख जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी हमारे नदी के आधार पर परियोजनाएं और राजस्थान में चल रही है, उनको लेकर भी कई बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। जैसे बात करते हैं नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि के कई प्रकार के उद्देश्य वो पूरे होते हैं। बिल्कुल बांध के निर्माण से ये उद्देश्य हम पूरे करते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। बिल्कुल ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी है कि जो नदी घाटी परियोजना है उन्हें आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में बिल्कुल किन्होंने बिल्कुल कहा है, तो वो वह थे हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे हैं कि राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बिसलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, ये मुख्य जैसे हम पहले पढ़ते हैं चंबल परियोजना के बारे में, तो बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। ये परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल दोनों राज्य मिलकर है वो इस परियोजना को बिल्कुल संचालित है वो करते हैं और इनका फ़ायदा भी दोनों राज्यों को मिलता है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, चंबल नदी पर कितने बांध बनाए हैं? 4 बांध बनाए हैं। इनमें से गांधी सागर बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में के मंदसौर जिले में। बाकी तीनों क्या है? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सा है? राणा प्रताप सागर। एवं कोटा जिले में एक तो जवाहर सागर है, एक कोटा बैराज है। ठीक है, इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है, यानी कि बिजली की आपूर्ति भी होती है, साथ में सिंचाई की बिल्कुल वो भी मिलती है। आप देख सकते हैं दोनों राणा प्रताप सागर बांध और माही बजाज सागर बांध चित्र में। आगे बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना। ठीक है, तो बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। पूछ ले कहाँ पर है, तो बांसवाड़ा के अंदर है। और ये राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। जैसे वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की थी, इस प्रकार माही बजाज सागर है वो राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। अगली है बिसलपुर। बिसलपुर कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान के टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण है वो किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति होती है। बिल्कुल पेयजल के लिए जैसे अजमेर और जयपुर बड़ी सिटियाँ हैं, और उनको पानी है वो बिसलपुर बांध के आधार पर ही मिलता है। ठीक है, तो वैसे भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बात करते हैं, अगला है सरदार सरोवर परियोजना। तो बिल्कुल गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। 4 राज्यों की है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और राजस्थान, चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और नर्मदा नदी पर है वो जो सरदार सरोवर बांध बनाकर इस परियोजना का है वो निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर और जालौर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधाएं वो उपलब्ध करवाई जाती है। तो मुख्यतः कौन से जिलों को इसका फ़ायदा मिलता है? तो बाड़मेर और जालौर जिले के। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हैं कि इनके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना है। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना है। उदयपुर जिले में मानसी वाक्कड़ और प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण परियोजना। सीधा क्वेश्चन पूछ ले भाई, जो मानसी वाक्कड़ परियोजना है वो कहाँ पर है, तो आपको जवाब देना है उदयपुर में। सोम कमला अम्बा डूंगरपुर। जवाई परियोजना जो बिल्कुल पाली के अंदर जवाई नदी पर है। प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना। तो ये चीज़ भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों इसमें बांध बनाना सबसे प्रमुख है। ठीक है, आगे है कि राजस्थान में प्रमुख जिले एवं जल संचयन। अब राजस्थान में कौन कौन सी जिले हैं और किस प्रकार जल का संचयन करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत है हमारे, जैसे कुएं, बावड़ियाँ, जोड़, टांके, खड़ीना आदि पाए जाते हैं। बिल्कुल तत्कालीन राजा महाराजा ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिसके उदाहरण वर्तमान में कई जिलों में देखने को मिल सकते हैं। इन्हें पुराने भी जल स्रोत हमारे बने हुए हैं और वर्तमान में भी ऐसी परियोजनाएं वो चलती रहती है। आगे है कि उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। यहाँ पर राणाओं ने
पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया। ठीक है, तो बिल्कुल उदयपुर में वो बहुत सारी झीलें हैं, जैसे पिछोला और फतेह सागर ये मुख्य है। आगे बात करते हैं, इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। बिल्कुल ये झीलें आपस में क्या है, नहरों द्वारा कनेक्ट कर दी गई है। इसके कारण जैसे ही एक झील है वो भर जाती है तो उसका पानी है वो दूसरी झील में वो चलने लगता है। ठीक है, इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बिल्कुल झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है, तो उसको मुख्यतः झीलों के कारण ही, बिल्कुल जब इतनी सारी झीलें हैं तो उसे इस प्रकार झीलों की नगरी कहते हैं। आगे मैं बात करूं, जैसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया। तो बिल्कुल जैसमंद झील कहाँ पर है, ये भी उदयपुर में है, और इसका निर्माण जय सिंह जी ने 1687 से 91 के तक करवाया। और ये कौन सी नदी पर है, तो गोमती नदी पर। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसमंद झील है वो अपनी राजस्थान की सबसे, यानी कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। बिल्कुल पुष्कर झील को धार्मिक झील माना जाता है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। बिल्कुल आना सागर कहाँ पर है, तो अजमेर के बीचों बीच में बसी हुई है। आगे है कि सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। बिल्कुल सर्वाधिक ऊंचाई पर राजस्थान की अगर कोई सी झील है तो वो है नक्की झील। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग पर नौ चौकी भी कहा जाता है। उत्तरी जो भाग है उसको नौ चौकी भी कहते हैं, और ये राजसमंद जिले में ही स्थित है। इसी के मतलब राजसमंद झील के नाम पर ही राजसमंद जिले का नाम है वो पड़ा था। आगे कि इसके अतिरिक्त जोधपुर में कौन सी है, एक तो है बालसमंद, एक है कायलाना, एक है उमेद सागर। जैसलमेर में गढ़ीसर है, डूंगरपुर में गैप सागर है, बीकानेर में कोलायत है, अलवर में सिलीसेड है आदि कई अन्य जिलें भी राज्य के महत्वपूर्ण जल संसाधन हैं। तो बिल्कुल ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सी झील कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये ध्यान में होना चाहिए आपको। आगे कि राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर एवं नागौर के मध्य सांबर झील, बिल्कुल सांबर झील तीनों में है, अजमेर जिले में, जयपुर में और नागौर में। और बाड़मेर में जैसे पंचभद्रा हो गई, नागौर में डीडवाना हो गई, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण और जोधपुर में फलोदी आदि क्या है, खारी पानी की झीलें हैं। अगर पूछ ले सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कौन से ज़िले में, तो वो तो आपको नागौर बताना है। बाकी फिर भी इसमें आपको नागौर में डीडवाना, सांबर जो नावा में है मुख्यतः, कुचामन झील, डेगाना झील, ये आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं उदयपुर शहर की बिल्कुल मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा उदयपुर निर्मित झीलें, नदी संगम तथा झील संगम का मानचित्र है। ये किस प्रकार कौन सी नदियाँ हैं वो आपस में मिलती है, जैसे फतेह सागर, पिछोला आप देख सकते हैं, और ये गोवर्धन सागर, ये नेला तालाब, इस प्रकार सारे बिल्कुल आपस में कनेक्ट है वो किए गए हैं। ठीक है, और लास्ट में हम बात कर रहे हैं जल संरक्षण को लेकर। तो जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है, और जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए, पेयजल स्रोतों के निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इनके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों में जल का संरक्षण एवं किया जाना अति आवश्यक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा क्षेत्रों में पहुंचाकर जनजीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में रूफटॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक बहुत प्रचलित है। ये दोनों बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। बिल्कुल जल संरक्षण की दोनों ही जो महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, एक तो है रूफटॉप जल संचयन यानी कि छत का पानी, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा बिल्कुल बहुत प्रचलित हो रहा है। रूफटॉप जल संचयन विधि में हर घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टांका, खड़ीन, जोड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण व संरक्षण करते हैं। इन तकनीकों को वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन, अपना पार्ट कौन सा, 7वां पार्ट। ठीक है, और 7वां पार्ट हमने पढ़ लिया है। आगे हम इसका 8वां पार्ट भी पढ़ेंगे। 7वें में हमने नदियों और बिल्कुल जो बांध है अपने मुख्य वतः झीलें हैं और जल संरक्षण के बारे में है वो अध्ययन किया है। और आगे बिल्कुल 8वें पार्ट में हम अध्याय अगला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।